Welcome to Cuckoo Classes. Cuckoo Classes, Learning Made Simple. तो हम सब जरा इमेजिन करें कि एक ऐसी दुनिया हो जहां कागज की एक असली किताब का मिलना किसी एलियन चीज को खोजने जैसा हो। मतलब एक ऐसा अजूबा जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएं। एग्जैक्टली आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक ऐसी ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो है द फन दे हैड, जो हमें सीधे साल 2157 यानी 2157 में ले जाती है। एक ऐसा भविष्य जहां स्कूल, क्लासरूम और किताबों का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो ही इतिहास बन चुका है। राइट। और आज के इस डिस्कशन का हमारा मिशन ये जांचना है कि जब सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्क्रीन और रोबोट्स के हवाले कर दी जाती है तो हम तकनीकी रूप से क्या हासिल करते हैं और अनजाने में इंसानियत का कौन सा अहम हिस्सा खो बैठते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। तो इस कहानी में हमारे पास दो बच्चे हैं। एक है 13 साल का टॉमी और 11 साल की मागी। शुरुआत इस बात से होती है कि टॉमी को अपने घर की अटारी में एक असली कागज की छपी हुई किताब मिलती है। और मार्गी के लिए ये कोई आम बात नहीं है। एकदम नहीं, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कागज की किताब देखी ही नहीं है। मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही पावरफुल ओपनिंग है, क्योंकि ये तुरंत हमारे और उन बच्चों के बीच एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट पैदा कर देती है। हाँ 2157 के उस युग में सब कुछ स्क्रीन पर होता है। हाँ, वे जिन किताबों से पढ़ते हैं उन्हें टेलीबुक्स कहा जाता है। राइट। तो जब टॉमी वो असली किताब लेकर आता है तो मार्गी उसे केवल पढ़ने की एक चीज नहीं मानती, बल्कि एक अजूबे की तरह देखती है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी ना, वो है मार्गी का रिएक्शन। वो हैरान है कि उस किताब के पन्नों पर जो शब्द हैं वो स्थिर हैं, अपनी जगह पर जमे हुए हैं। आदि है। जब वो पन्ना पलटकर वापस पुराने पन्ने पर जाती है तो हैरान रह जाती कि अरे, यहाँ तो वही शब्द लिखे हैं जो मैंने पहले पढ़े थे। जो कि हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन अगर हम सब एक ऐसे बच्चे के नजरिए से सोचें जिसने सिर्फ डिजिटल स्क्रीन्स देखी हैं, तो ये सच में किसी जादू जैसा है। हम स्क्रीन पर हमेशा एक फीड देखते हैं जो लगातार बदलती रहती है। सही बात है। और यहाँ हमें तकनीक और हमारे दिमाग के बीच के उस रिश्ते को समझना होगा, जैसे हम स्पेशल मेमोरी या स्थानिक स्मृति कहते हैं। स्पेशल मेमोरी मतलब वो कैसे काम करती है? तो जब हम एक कागज की किताब पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग केवल शब्दों को नहीं पढ़ता, वो ये भी याद रखता है कि कोई खास पैराग्राफ बाएं पन्ने पर था या दाएं पन्ने पर। ओह हाँ, मैं अक्सर ऐसे ही याद रखती हूँ कि वो लाइन पेज के नीचे की तरफ थी। एग्जैक्टली हम किताब के वजन को अपने हाथों में महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, बाएं हाथ का वजन बढ़ता है और दाएं हाथ का कम होता है। ये एक फिजिकल प्रोग्रेस है। वाह, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। लेकिन स्क्रीन पर या टॉमी की टेलीबुक्स में सब कुछ एक अंतहीन प्रवाह की तरह है। कोई शुरुआत या अंत महसूस नहीं होता। शायद इसीलिए टॉमी का नजरिया इतना अलग है। टॉमी उस किताब को देखता है और कहता है, ये तो पूरी तरह से बर्बादी है। उसका तर्क अपनी जगह है। हाँ, उसका तर्क ये है कि एक बार इस किताब को पढ़ लिया तो फिर इसे फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें नया डेटा नहीं आ सकता। वो अपनी टेलीबुक्स की तारीफ करता है कि उसकी स्क्रीन पर लाखों किताबें स्टोर हो सकती हैं। जो कि सच भी है तकनीकी रूप से। राइट। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे आज के समय में किसी को पुरानी फ्लॉपी डिस्क या वीसीआर टेप मिल जाए, है ना। और अगर देखा जाए तो टॉमी का तर्क बहुत प्रैक्टिकल है। अगर हम सिर्फ डेटा स्टोरेज और एफिशिएंसी की बात करें तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। टॉमी का ये नजरिया असल में आज के हमारे समाज के लिए एक आईना है। टॉमी उस किताब को केवल उसकी उपयोगिता की नजर से देख रहा है, मतलब सिर्फ एक टूल की तरह। हाँ, उसके लिए किताब सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करने का एक माध्यम है। लेकिन वो इस बात को मिस कर रहा है कि एक भौतिक वस्तु के साथ हमारा जो भावनात्मक जुड़ाव होता है वो स्क्रीन के साथ नहीं हो सकता। जैसे किसी पुरानी किताब के पन्नों की महक। बिल्कुल, उस महक की बात कर लें या उस पर लिखे गए कुछ नोट्स की बात कर लें, ये सब एक अनुभव है। जब हम हर चीज को सिर्फ एफिशिएंसी और डेटा के चश्मे से देखने लगते हैं तो हम उस गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं जो किसी चीज को सहेज कर रखने में होती है। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। और एफिशिएंसी को लेकर उनका ये जो ऑब्सेशन है ना, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो उनकी पूरी जिंदगी में है। हाँ, ये उनकी पूरी शिक्षा प्रणाली में गहराई तक घुसा हुआ है।
चलिए मार्गी के स्कूल पर आते हैं। मार्गी को अपने स्कूल से सख्त नफरत है। और स्कूल है क्या? एक कमरा है, वहाँ कोई इंसान टीचर नहीं है, बल्कि एक मैकेनिकल टीचर है, एक रोबोटिक मशीन जो हर दिन एक तय समय पर चालू हो जाती है और उसे पढ़ाना शुरू कर देती है। एक ऐसी मशीन जो कभी बीमार नहीं पड़ती, कभी थकती नहीं, और जो हर बच्चे के लिए पूरी तरह से कस्टमाइज की जा सकती है। पर यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मार्गी इन दिनों भूगोल में लगातार फेल हो रही है। उसका मैकेनिकल टीचर उसे एक के बाद एक टेस्ट दे रहा है और उसका प्रदर्शन गिरता जा रहा है। तो फिर उसकी माँ क्या करती है? उसकी माँ परेशान होकर एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। मुझे ये शब्द बहुत दिलचस्प लगा, इंस्पेक्टर। हाँ, लाइक पुलिस इंस्पेक्टर। नहीं, वही तो। ये किसी स्कूल के प्रिंसिपल या काउंसलर जैसा नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी फ्रिज या टीवी के मैकेनिक को बुलाया गया हो। राइट, जो बस मशीन ठीक करने आया है। हाँ, वो आता है, उस मशीन को खोलता है और पता लगाता है कि भूगोल का जो सेक्टर था वो बहुत तेज स्पीड पर सेट हो गया था। इंस्पेक्टर उसे धीमा करके वापस एक 10 साल के बच्चे के स्तर पर सेट कर देता है। और वो मार्गी की माँ से कहता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी, बस मशीन का गियर थोड़ा तेज हो गया था। मतलब टेक्निकली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। तकनीकी रूप से समस्या सुलझ गई। मशीन अब मार्गी की स्पीड के हिसाब से काम करेगी। लेकिन मार्गी इससे बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो मन ही मन दुआ कर रही थी कि काश इंस्पेक्टर उस मशीन को ठीक ही ना कर पाए और उससे उस रोबोट से कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए। वो मशीन से दूर भागना चाहती थी। अब मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगी। हम सब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचें। आज की दुनिया में हम एडटेक कंपनियों को अरबों डॉलर्स दे रहे हैं ताकि वे पर्सनलाइज्ड लर्निंग बना सकें। हाँ, हम चाहते हैं कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाए। राइट। हम चाहते हैं कि हर बच्चे को उसकी क्षमता और स्पीड के हिसाब से पढ़ाया जाए। कोई बच्चा पीछे ना छूटे, कोई बोर ना हो। तो अगर 2157 में एक मशीन मार्गी की स्पीड के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रही है, तो ये तो शिक्षा का अल्टीमेट गोल हुआ ना। सुनने में तो ऐसा ही लगता है। तो ये तो एक परफेक्ट सिस्टम है। मार्गी को तो खुश होना चाहिए। ये तर्क ऊपर से देखने में बहुत लॉजिकल लगता है। अगर शिक्षा का मतलब सिर्फ बच्चे के दिमाग में सही स्पीड से डेटा डालना है, तो 2157 का वो सिस्टम सच में परफेक्ट है। लेकिन कोई लेकिन है यहाँ, है ना? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा लेकिन है। काउंटी इंस्पेक्टर ने मशीन के सॉफ्टवेयर को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसने मार्गी के मनोविज्ञान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मनोविज्ञान मतलब उसकी मेंटल स्टेट को। हाँ, मार्गी के मन में पढ़ाई के प्रति जो चिड़चिड़ाहट थी वो इसलिए नहीं थी कि सिलेबस बहुत तेज था। वो इसलिए थी क्योंकि वो एक कमरे में बिल्कुल अकेली बैठकर एक स्क्रीन से पढ़ रही थी। अकेलापन। राइट। क्योंकि एक मशीन ये तो कैलकुलेट कर सकती है कि डेटा की स्पीड क्या होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं देख सकती कि बच्चा आज थका हुआ है या उसका मन उदास है। एग्जैक्टली। एक मशीन आउटपुट देखती है, इमोशन नहीं। वाह, ये बहुत गहरी बात है। आप इसे ऐसे समझिए कि जब एक बच्चा क्लास में बार बार फेल होता है, तो एक अच्छा इंसान टीचर सिर्फ सिलेबस की स्पीड को धीमा नहीं करता, वो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है। हाँ, वो समझता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। बिल्कुल, वो देखता है कि क्या बच्चा डर रहा है, क्या वो कॉन्फिडेंस खो चुका है। वो बच्चे को एक ऐसा सुरक्षित माहौल देता है जहां गलती करना कोई गुनाह नहीं लगता। जबकि मशीन में ऐसी कोई एम्पैथी नहीं। मशीन के पास कोई एम्पैथी नहीं होती। काउंटी इंस्पेक्टर का ये कहना कि मशीन का गियर तेज हो गया था, पढ़ाई को एक कारखाने की असेंबली लाइन जैसा बना देता है, जहां बच्चा बस एक प्रोडक्ट है। राइट। बच्चा भी सिर्फ एक पुर्जा बनकर रह जाता है। मार्गी की समस्या भूगोल का सिलेबस नहीं था, उसकी समस्या वो भयंकर अकेलापन था। अकेलापन, ये शब्द इस पूरे सेटअप की सबसे बड़ी सच्चाई है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये सब हमें भी बहुत अजनबी नहीं लगना चाहिए। जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था। एग्जैक्टली। कुछ साल पहले जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, तो हमने भी रिमोट लर्निंग का वो दौर देखा था। बच्चे अपने कमरों में अकेले बैठकर स्क्रीन के सामने पढ़ाई कर रहे थे। और उसका नतीजा क्या हुआ? कुछ ही महीनों में हमने देखा कि बच्चे डिप्रेशन और बर्नआउट का शिकार होने लगे। लेकिन मार्गी के लिए तो ये कोई इमरजेंसी व्यवस्था नहीं है, ये तो उसकी पूरी जिंदगी है। जो कि बहुत डरावना है। हाँ, और यही वजह है कि जब टॉमी उसे उस पुरानी किताब से पुराने स्कूलों के बारे में बताता है, तो मार्गी का दिमाग चकरा जाता है। हाँ, जब मार्गी को पता चलता है कि पुराने समय में टीचर कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान होता था, तो उसका पहला रिएक्शन अविश्वास का होता है। वो शॉक में थी। बिल्कुल। वो पूछती है, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है?
कोई इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? यह बहुत ही मजेदार बात है। 2157 के उन बच्चों के लिए ज्ञान और मशीन एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। उनके लिए यह सोचना ही इम्पॉसिबल है कि इंसान के पास भी अथाह ज्ञान हो सकता है। ये असल में इस बात को दर्शाता है कि उस भविष्य में ज्ञान यानी नॉलेज और बुद्धिमत्ता यानी विजडम के बीच का फर्क मिट चुका है। डेटा वर्सेस विजडम, राइट? हाँ, मार्गी और टॉमी के लिए जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है वही सबसे स्मार्ट है, और एक इंसान कभी भी हार्ड ड्राइव जितना डेटा स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन एक इंसान टीचर सिर्फ डेटा ट्रांसफर नहीं करता है ना, वो संदर्भ देता है, जिंदगी के अनुभव साझा करता है। बिल्कुल सही। टॉमी फिर उसे आगे बताता है कि पुराने समय में बच्चे एक खास इमारत में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठते थे, एक साथ एक जैसी चीजें सीखते थे और एक दूसरे के साथ होमवर्क पर बात करते थे। ये मार्गी के लिए किसी फैंटेसी वर्ल्ड जैसा था। हाँ, अब यहाँ मेरे दिमाग में फिर से एक सवाल आ रहा है। अगर हम दोबारा उसी पर्सनलाइज्ड लर्निंग वाले तर्क पर लौटें, तो क्या सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में बिठाकर एक ही चीज पढ़ाना सच में बेहतर था? आपका मतलब है कि ये थोड़ा पुराना तरीका है? हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, तो एक साथ एक ही चीज सीखना क्या तकनीकी रूप से एक पिछड़ा हुआ तरीका नहीं है? अगर आप इसे केवल डेटा कंजम्पशन के नजरिए से देखेंगे तो हाँ, ये शायद थोड़ा अव्यवस्थित लगे। ठीक है। लेकिन अगर हम सीखने की पूरी प्रक्रिया को समझें तो एक क्लासरूम केवल जानकारी देने की जगह नहीं होता, वो समाज का एक छोटा रूप होता है। समाज का छोटा रूप? हाँ, जब आप एक साथ सीखते हैं तो आप शेयर्ड स्ट्रगल यानी सामूहिक संघर्ष की ताकत को महसूस करते हैं। शेयर्ड स्ट्रगल, इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जब आप अकेले अपने कमरे में स्क्रीन के सामने कोई गणित का सवाल हल नहीं कर पाते तो आपको लगता है कि शायद आप ही कमजोर हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुद पर डाउट करने लगते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप एक क्लासरूम में होते हैं और देखते हैं कि आपके आसपास के दूसरे बच्चे भी उसी सवाल पर माथापच्ची कर रहे हैं, तो वो संघर्ष नॉर्मल लगने लगता है। ओह, मतलब आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, ये सवाल ही मुश्किल है। बिल्कुल, इसे प्रोडक्टिव स्ट्रगल कहते हैं। इसके अलावा एक साथ होमवर्क डिस्कस करने से बच्चे एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। वे टीम वर्क और सहयोग सीखते हैं। और ये सब मशीन नहीं सिखा सकती। राइट। एक मशीन आपको दुनिया भर का डेटा दे सकती है, लेकिन वो आपको किसी दूसरे इंसान के साथ मिलकर किसी समस्या को सुलझाने का वो सामाजिक कौशल नहीं दे सकती। ये बहुत ही डीप इंसाइट है। मतलब स्कूल केवल सिलेबस खत्म करने की जगह नहीं है, बल्कि वो ये सीखने की जगह है कि समाज में कैसे रहना है, दूसरों की बात कैसे सुननी है, अपनी बारी का इंतजार कैसे करना है और दूसरों की सफलता या विफलता से कैसे सीखना है, जो कि असल जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, एक क्लासरूम का जो वो माहौल होता है ना, किसी जोक पर पूरी क्लास का एक साथ हंसना या टेस्ट पेपर बंटते समय जो सामूहिक घबराहट होती है, वो सब मार्गी की दुनिया में पूरी तरह से गायब है। हाँ, वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। उसे तो बस अपने बेडरूम से निकलकर दूसरे कमरे में जाना है और मशीन के सामने बैठ जाना है। कोई सफर नहीं, कोई क्लासमेट नहीं, कोई दोस्त नहीं। और कहानी का जो अंतिम हिस्सा है वो इसी कॉन्ट्रास्ट को बहुत ही खूबसूरती से बिना कुछ ज्यादा कहे हमारे सामने रख देता है। हाँ, वो हिस्सा मुझे भी बहुत स्ट्राइकिंग लगा। टॉमी के साथ वो पुरानी किताब देखने के बाद मार्गी के स्कूल का समय हो जाता है। वो उस कमरे में जाती है, मशीन चालू होती है और स्क्रीन पर आज का पाठ शुरू हो जाता है। आज का विषय क्या था? विषय है गणित। स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, आज हम भिन्न यानी फ्रैक्शंस 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे। कृपया अपना होमवर्क स्लॉट में डालें। एकदम रोबोटिक और बोरिंग। हाँ, वो नीरस, बिना किसी भावना वाली मशीन अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रही है, लेकिन मार्गी वहां होकर भी वहां नहीं है। उसका शरीर वहां है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से भटक चुका है। वो स्क्रीन पर चल रहे जोड़ घटाव को नहीं देख रही है। वो सोच रही है उन पुराने स्कूलों के बारे में। वो अपने दिमाग में एक पूरी तस्वीर बना रही है कि कैसे आस पड़ोस के सारे बच्चे हंसते चिल्लाते हुए एक साथ स्कूल के आंगन में आते होंगे, कैसे वे एक साथ क्लास में बैठते होंगे। और सबसे बड़ी बात, वो सोच रही है कि क्योंकि वे सब एक ही चीज सीखते थे, इसलिए वे होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर पाते होंगे। एक इंसान टीचर उन्हें पढ़ाता होगा और कहानी की जो आखिरी लाइन है वो मार्गी के ही ख्यालों में गूंजती है, हाउ मच फन दे हैड। उन्होंने कितने मजे किए होंगे। एग्जैक्टली। ये अंतिम दृश्य पूरी कहानी का सार है। एक तरफ स्क्रीन पर गणित का वो ठंडा और लॉजिकल हिसाब चल रहा है,
और दूसरी तरफ मार्गी के दिमाग में इंसानी जुड़ाव की वो गर्मजोशी और खुशी तैर रही है। जो कि बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। बिल्कुल। ये कहानी हमें ये नहीं बता रही कि तकनीक बुरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्गी के टेलीबुक्स में लाखों किताबें हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तकनीक ने सीखने को बहुत सुलभ और कुशल बना दिया है। लेकिन मुख्य संदेश ये है कि जब आप शिक्षा में से सामाजिक जुड़ाव और उस मस्ती को पूरी तरह से निकाल देते हैं तो सीखना एक सजा बन जाता है। एक बोझ की तरह लगने लगता है। राइट। मशीनें शानदार टूल्स या उपकरण हो सकती हैं, लेकिन वे इंसान की जगह नहीं ले सकती। मतलब शिक्षा केवल दिमाग का काम नहीं है, ये दिल और समाज का भी काम है। मार्गी की वो जो तड़प है ना, उन्होंने कितने मजे किए होंगे। वो असल में एक ऐसे बच्चे की आवाज है जिसके पास दुनिया भर की जानकारी तो है, लेकिन उस जानकारी को बांटने के लिए कोई दोस्त नहीं है। वो बहुत अकेली है। हाँ, वो एक ऐसी दुनिया के लिए तरस रही है जो उसने कभी देखी ही नहीं, क्योंकि इंसानियत का जो मूल स्वभाव है, एक साथ रहना और एक साथ सीखना, वो उसकी प्रोग्रामिंग में से पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। बिल्कुल। और हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम आज भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ये सच है। हम लगातार ऐसी तकनीकें बना रहे हैं जो हमें और ज्यादा आइसोलेट या अलग थलग करती हैं। ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि सुविधा और एफिशिएंसी के नाम पर हम कहीं सीखने के उस सामाजिक अनुभव को तो नहीं खो रहे हैं। ये सवाल सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम आज के इस पूरे डिस्कशन को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे 2157 में एक कागज की किताब सिर्फ इसीलिए अजीब हो जाती है क्योंकि वो बदलती नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें कोई फीड नहीं है। राइट। फिर हमने समझा कि एफिशिएंसी के नाम पर कैसे शिक्षा को एक अकेलेपन की कैद में बदल दिया गया है, जहां एक परफेक्ट मशीन बच्चे की स्पीड तो समझती है लेकिन उसकी उदासी नहीं, क्योंकि मशीन में एम्पैथी नहीं होती। एग्जैक्टली। और हमने पुराने स्कूलों के उस महत्व को फिर से पहचाना, जहां एक साथ सीखना, संघर्ष करना और एक दूसरे की मदद करना ही असली शिक्षा थी। तकनीक हमारी दोस्त है, लेकिन जब वो हमारे और दूसरे इंसानों के बीच की दीवार बन जाए तो वो खतरनाक हो जाती है। और यही इस चर्चा का सबसे अहम टेकअवे है। ज्ञान और जानकारी को तकनीक के जरिए पहुंचाना आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, सहानुभूति सीखना, ये सब मशीनों के बस की बात नहीं है। इसी बात पर मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही उत्तेजक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हम सब जरा इमेजिन करें, अगर भविष्य में तकनीक मार्गी के उस मैकेनिकल टीचर से भी कहीं आगे निकल जाए। मतलब किस तरह से? मान लीजिए कोई ऐसी तकनीक आ जाए जहां आपको किसी स्क्रीन के सामने बैठने की भी जरूरत ना पड़े, एक छोटी सी माइक्रोचिप आपके दिमाग में लगा दी जाए और बस एक बटन दबाते ही दुनिया भर का इतिहास, क्वांटम फिजिक्स और गणित आपके दिमाग में सीधे डाउनलोड हो जाए। लाइक मैट्रिक्स फिल्म की तरह? बिल्कुल। क्योंकि अगर बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो क्या हम कभी वो मजा ले पाएंगे जो किसी मुश्किल सवाल को खुद सॉल्व करने में आता है? ये वो खुशी जो दोस्तों के साथ मिलती है? राइट। क्या हम वो खुशी महसूस कर पाएंगे जो एक दोस्त के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने पर मिलती है? शायद शिक्षा का असली मतलब मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सफर में की गई मेहनत और उस सफर में बनाए गए दोस्त हैं। और यही वो चीज है जिसे कोई भी मशीन कभी डाउनलोड नहीं कर सकती। सही कहा। आज की हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ उस सीखने के मजे को कभी मत खोइए।